आध्यात्म से चिकित्सा इनकी परंपरा रही है। दासों का दास, बाथरूम सिंगर एक होता है ना, हाँ। जैसे बाथरूम क्राइंग भी होती है। अब यदि किसी एक क्षेत्र में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया, तो आप मोदी जी वाली बात कर रहे हैं कि जो भेज यही रहे हैं उनको आयुर्वेद ठीक है। करेंगे। बस मोदी जी की ये जो बात है वो वही आयुर्वेद है। आपको वहां जाना पड़ेगा जिस वजह से ये बीमारी आ रही है। ठंडा लोहा कभी भी ठंडे लोहे से कभी जुड़ता नहीं है। फिर ये बीमारी की जड़ बन जाते हैं। एक है अमीरों की बीमारी और एक है गरीबों की बीमारी। स्ट्रेस में आप जो भी खाना खाएंगे वो पॉइजन बनेगा। क्या करें? न बहुत ओवर ईटिंग करें, न बहुत कम खाएं। अगर भूख लगने पे पानी पिए तो फैट फॉर्म होता है उससे। बिल्कुल। और जब प्यास लगे तब खाना मत खाओ। कितनी बार खाना चाहिए? भोजन 12 बजे वही 1 बजे कर लिया तो यह जहर बनता है। दूसरा खाने का टाइम भूख तय करेगी, आपने। ये दवाएं क्या वाकई असर करती हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति वही एक गोली खाता है। वो जो छटाक, वो जो पुड़िया बना के डब्बा जी दिया करते थे ना, वो आपके हिसाब से होती थी। और मंत्रों और रत्नों का क्या रोल होता है? ज्योतिष बताता है कि ये शरीर के अंदर जो भी कुछ है, इसके अंदर की क्वालिटी मेजरिंग कैसी है। तंत्र का मतलब होता है, तांत्रिक से डरना नहीं चाहिए। तंत्र का मतलब है शरीर। यह ग्रीन स्टोन मेरे अंदर वाक शक्ति, मेरे अंदर रिसर्च ओरिएंटेशन, लिटरेरी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को इन्हांस करता है। तंत्र नहीं है तो ज्योतिष आयुर्वेद शायद असरकारक नहीं होता है। तो एलोपैथिक डॉक्टर भी तांत्रिक है। इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, क्या उसको भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लाभ होता है? जिस समय पर अपना काम कर रहे होते हैं उस समय पर कॉस्मिक डिजाइन की मैसेजिंग क्या है उसको भी डिकोड करते हैं। सुबह सबसे पहले कब उठना चाहिए? ड्रीम्स के टाइम पर उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब थोड़े कपड़े बदल लें और एक्सरसाइज करें। आप मल, मूत्र और स्वेद तीनों से गंदगी निकाल दीजिए। आमलकी के पाउडर को पानी में मिला के पेस्ट बना के आप लगा के आप नहा लीजिए। हमारे यहाँ हर हफ्ते एक फास्टिंग कही गई है। खाने के बाद में अब प्लानिंग हो गई है। अब प्लानिंग कर लिया आपने। डिनर कब करना चाहिए? न कुछ खाएं। दिन में रण का समय है और शाम को भक्ति और प्रेम का समय है। कितने बजे सोना चाहिए? करीब करीब 10 से 11 के बीच में। कितने घंटे सोना चाहिए? 7 घंटे के लिए। अलार्म से नहीं उठना चाहिए? हार्मोन्स बैलेंस में है तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक काम कर रही है। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बहुत खास बात करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है और जिन्होंने सुना भी है वो ठीक से जानते नहीं हैं। आध्यात्म से चिकित्सा या चिकित्सा से आध्यात्म, ये क्या होता है और इसके जरिए कैसे किसी व्यक्ति का इलाज किया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त हैं तन्मय गोस्वामी जी, जो कि आयुर्वेदिक फिजिशियन है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जिन्होंने जेनेटिक डायग्नोसिस पर किया है। आध्यात्म से चिकित्सा इनकी परंपरा रही है। वैष्णव आचार्य हैं जो कि वृंदावन परंपरा से आते हैं। वाइस चांसलर संस्कृति विश्वविद्यालय के रहे हैं। कर्नाटक उडुपी में 25 सालों से आयुर्वेद का केंद्र है। साथ ही साथ गोवर्धन में भी उनका एक केंद्र है, एक आश्रम है। इसके अलावा पूरी दुनिया में अलग अलग जगह भारतीय चिकित्सा पद्धति से लोगों को निरोग बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपनी पूरी जो इच्छा शक्ति है उसके साथ लगे हुए हैं लगातार। गोस्वाल एकेडमी है उनकी। क्या है ये सब कुछ, ये विस्तार से हम तन्मय जी से जानेंगे। तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे जी। सबसे पहले तो ये बताइए, इतना लंबा जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में लोगों को बता दीजिए ताकि वो समझ पाए। वो कहेंगे आपने तो बता दिया लेकिन हमें ठीक से समझ में नहीं आया। बहुत, मैं दासों का दास, लोगों की सेवा करने के लिए। मेरे कार्य के अलग, हर व्यक्ति के अपने अपने क्षेत्र होते हैं सेवा के। मैं आप सब लोगों की सेवा में, मेरा कार्य है लोगों की सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों की चिकित्सा किसी तरह से दी जाए। मतलब आत्मा और शरीर दोनों की चिकित्सा। एग्जैक्टली। क्योंकि आपने बहुत सी शब्द बोला, आत्मा, मन आत्मा दोनों साथ जुड़ते हैं। अब लोगों की अंदर की जो जीवन है वो तो बहुत डिस्टर्ब्ड है। ऊपर से वो बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जो वेस्टर्न अप्रोच है, हाय हाउ आर यू माय डियर सर, या आई एम डूइंग वेरी गुड, वो जिंदगी जी रहा है। पर अंदर से आई हैव कॉइन्ड वन वर्ड व्हिच इज कॉल्ड एज बाथरूम सिंगर एक होता है ना, हाँ। जैसे बाथरूम क्राइंग भी होती है। हाँ। लोग सबके सामने तो मुस्कुराते हुए चेहरा रखते हैं पर वो अंदर रो रहे होते हैं। इतना इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, सेंसिटिविटी है, ओवर थिंकिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो है सूक्ष्म शरीर की बीमारी। उसको ठीक करने का एकमात्र तरीका है और वो है
अध्यात्म। कि कर्म को ठीक कैसे करा जाए, सारी चीजों की जो जड़ है आरोग्य की, वो हमारे कर्म ही है। अब अभी के कर्म में गलत खाना खा लेंगे तो स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। जो पुराने जो कर्म है वो जीन्स के रूप में है। तो जो जेनेटिक डायग्नोसिस है उसको समझने के लिए हमारे पुरातन काल में आचार्यों ने ज्योतिष का सहारा लिया, वो आयुर्ज्योतिष है। अब स्थूल शरीर ये जो है हमारा, जो पंचभूत का बना हुआ है, आप इसको क्विक फिक्स से नहीं ठीक कर सकते। ठीक है, ज़रूरी है। अब कोई भी समस्या आती है तो तुरंत हम क्या करेंगे कि भाई कोई पाइप यदि लीक कर गया तो हम उसको एमसील लगा देते हैं, पर वो कहीं और भी लीक करेगा। टेम्परेरी फिक्सिंग, क्विक फिक्सिंग ज़रूरी है। मैं नहीं मानता हूँ कि पेन किलर या इमीडिएट एंटीबायोटिक वगैरह से आप न हेल्प ले लें हेल्प, लेकिन कब तक करेंगे, वो फिर होगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक बहुत प्रासंगिक उदाहरण देता हूँ। अब यदि किसी एक क्षेत्र में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया और उन्होंने लोगों को मारा, आपने उसमें पर आप क्या करेंगे? आप क्विक फिक्स क्या करेंगे? आप इमीडिएटली प्रतिक्रिया करेंगे और उन लोगों को आप धराशायी कर देंगे, उन आतंकवादियों को। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपने किया, अच्छा है। लेकिन अब वो कल फिर आएंगे, वो परसों फिर आएंगे। तो वो जो स्रोत है जहां से वो बार बार आ रहे हैं, उसको ठीक भी तो करना है ना। इस बार आप मोदी जी वाली बात कर रहे हैं कि जो भेज यही रहे हैं उनको आयुर्वेद ठीक है। करेंगे। बस मोदी जी की ये जो बात है वो वही आयुर्वेद है। हम जो है वो रोग के सिम्टम को ठीक करने के लिए, जैसे डॉक्टर दवा दे देता है, पेन किलर या वो है, वो दे दीजिए, आप उस वक्त को ठीक करना। लेकिन आपको जड़ से इलाज करना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा जिस वजह से ये बीमारी आ रही है, और वो है दोष वात पित्त कफ। आपके शरीर में जो दोष हैं वो जेनेटिकली, आप अर्चना जी से आप हैं। अब आपके अंदर मैं देख रहा हूं कि आपका एक व्यक्तित्व है। आप जब बोल रहे हैं, आप जब जो कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर एक कफ दोष बहुत अच्छा है। आप में एक पित्त भी है जो तेज है आपका। देखिए, तेज का मतलब होता है आपके अंदर की फायर, आपके अंदर का एक ऑरा। बड़ी अच्छी एक लाइन है, बीच में, अभी इस टॉपिक के बीच में मुझे याद आ गई तो मैं कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अतप्त लोहेन न लोहेन संधीयते। ठंडा लोहा कभी भी ठंडे लोहे से कभी जुड़ता नहीं है। जब तक लोहा गर्म नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं करेगा। ठंडा लोहा क्या होगा, जोड़ेंगे टन से आवाज होगी, दूर हो जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी यदि तेज है तो फिर सामने वाला भी वो फिर उसी तरह से आगे, तेजवान लोग ही उसके सामने आते हैं। कोई भी जीवन में कार्य करने के लिए आपको शरीर के अंदर तेज चाहिए, और वो है पित्त। यदि किसी व्यक्ति में प्राण शक्ति नहीं है, अरे वो अभी आके बैठेगा यहाँ पर और धीरे धीरे मरता हुआ बात करेगा। आप कहेंगे भाई मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। आपके जो दर्शकगण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो फौरन चैनल बदल देंगे। प्राण शक्ति भी चाहिए और ओजस, और वो है आपका एक ऑरा, आपका एक स्ट्रेंथ। आप कहते हैं ना यार क्या हो गया है तुम्हें, बड़ा डल से लग रहे हो, उसको बोलते हैं ओजस। अब देखिए, ओज क्या है, वो कफ, ये तेज क्या है, पित्त, और ये प्राण क्या है, ये वात वायु। ये जो सिद्धांत है, आप कैसे इसको आप नकार सकते हो? लेकिन फिर ये बीमारी की जड़ बन जाते हैं। यही तो बनते हैं। यदि आपने गलत खाना खाया, यदि हमने गलत भोजन किया, गलत पान किया, तो प्रभाव इन्हीं पर तो पड़ेगा। भाई यदि किसी के शरीर के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो गई, अब दिन भर हम जो है वो उल्टा सीधा मान लीजिए खा रहे हैं, कचौड़ी पकौड़ी ये वो, एक बार खाना खाया, खाना पचने के बाद दोबारा खाना चाहिए, जो आयुर्वेद के सिद्धांत है, हमें पता ही नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते, हम बार बार खाए जा रहे हैं, तो लीवर पे इफेक्ट पड़ा, लीवर में फैट बना। अब क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, निकल नहीं पाए, गंदगी जमा हो रही है। यह ही है जो बैक्टीरिया और वायरस को खींचती है। पॉइजन होगा तभी बैक्टीरिया वायरस आएंगे, और बैक्टीरिया और वायरस और पॉइजन डालेंगे। अब करना क्या है, यदि इमेजिन करिए आपका शरीर बिल्कुल क्लीन है, लीवर के अंदर टॉक्सिन्स नहीं है, पंचकर्म से आपने देह को शोधन कर दिया, शरीर शुद्ध है, अब बैक्टीरिया वायरस आएंगे क्यों? वहां पर उनके लिए खाने के लिए कुछ भी है ही नहीं। देखिए, जिसके शरीर के अंदर कोई भी चीज प्यूट्रीफाई हो रही है, सड़ रहा होगा, वहीं पर कीड़े आते हैं। अच्छे दूध में कभी कीड़े देखे आपने? अच्छे फलों पर कभी आपने कीड़े देखे? नहीं।
तो ये जब शरीर के अंदर भी वैसे ही जब स्वस्थ होगा, जब वात पित्त कफ ठीक होंगे, जब शरीर के अंदर दोष नहीं होंगे। ये कैसे होगा? इसके लिए क्या पंचकर्म करना होता है? अगर ये करना होता है, क्या हर व्यक्ति को करना देखो होता है? साहब, कितने दिन में करना होता है? अर्चना जी, दो तरह की बीमारियां हैं और आज भी हैं, कल भी रहेंगी और कल भी थी। एक है अमीरों की बीमारी और एक है गरीबों की बीमारी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, कटु सत्य है ये, लेकिन जन जन तक ये बात जानी चाहिए कि अमीरियत आ जाए तो ये मान के रखिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने बीमारियों को भी बुला लिया। साइड इफेक्ट होते हैं हर चीज के। बिल्कुल। जब आपके पास में पैसा आता है तो वो फिर देखिए अब क्या होता है, बच्चे, मैं सब लोग नहीं बोलता हूं, पर आप जनरली देखिए जितने भी ओवर रिच लोग होते हैं उनके बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी आपको मिलेगी। और वो गरीब बच्चा जो सड़क में मजदूर का काम कर रहा है या जो मेहनत कर रहा है खेतों में, उसके बच्चे बिल्कुल दौड़ भाग करते हुए फुर्तीले होते हैं, दुबले पतले होते हैं। देखिए है क्या यहाँ पे, पुराने जमाने में राजाओं की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आप ये रहस्य समझिए। आप राजाओं के पास में सारे सुख वैभव सब थे, या तो जीवन बहुत युद्ध वाला था, इधर युद्ध उधर युद्ध स्ट्रेस, या फिर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ, मुशायरा चल रहा है, राजा साहब बैठे हुए हैं आराम से। तो उनके जीवन में या तो ओवर एक्सेस स्ट्रेस या ओवर सेडेंटरी लग्जरी। आजकल क्या हो गया है, जितने भी सीईओज हैं बड़ी कंपनीज के या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी की हालात कमोवशात वैसे ही बन गए हैं। या तो वो ओवर स्ट्रेस में हैं, अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और या फिर पता पड़ रहा है स्विट्जरलैंड चले गए, आराम से मस्ती मार रहे हैं। इनके जीवन में इम्बैलेंस होने पर बॉडी के अंदर जो भी खाना खाते हैं, स्ट्रेस में आप जो भी खाना खाएंगे वो पॉइजन बनेगा। क्या करें? जिंदगी में खूब स्ट्रेस करो अर्चना, जिंदगी बनी ही है स्ट्रेस करने के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि स्ट्रेस ना करें। बहुत लोग कहते हैं टेंशन नहीं ले, अरे भाई टेंशन नहीं ले, कैसे नहीं टेंशन लें, जिंदगी है ही ऐसी। लेकिन कुछ ऐसे वक्त हैं जब टेंशन ना लें। जैसे जिस समय पर आप अपने आप को 5 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को इस सुपर कॉन्शियसनेस जगत चेतना से अपनी चेतना को जोड़ो। वो 2 मिनट का वक्त निकाल लो महाराज, क्या दिक्कत है? 2 मिनट में सब बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल होगा। आपने रिबूट कर दिया ना अपना कंप्यूटर। भाई आप ये बताइए, आपने गाड़ी चलाए पड़े बुरी स्पीड से, कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी को 2 मिनट के लिए रोक देंगे, आप स्विच ऑफ करके खड़ी कर देंगे, ठंडी तो कर दो। किसने मना किया है मत दौड़ाओ, लेकिन दौड़ाए चले जा रहे, दौड़ाए चले जा रहे। न रात को नींद, न रात को चैन, न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न कुछ मेडिटेशन का टाइम। अपनी चेतना जगत चेतना से जोड़े 2 मिनट के लिए। और जब खाना खाएं तो अपने आप से कह दें, जब वो विचार आए 10 मिनट के बाद में तुम आना, मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन इस समय मुझे मेरे इस शरीर के अंदर जो ये यज्ञ की हविष्या मेरे अंदर जा रही है, इसको सही तरह से जाने दो, क्योंकि मेरे अंदर बैठा महेश इसको खाना चाहता है, आप नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, उसकी कितना हमारी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब कर दी गई है। खाना क्या खाएगा, वो टेस्ट के लिए खा रहा है, जीभ के लिए। अरे यहाँ पे ख़त्म हो गया टेस्ट, तो आगे भी तो जाना है। हमने खाना खा लिया, याद है कुछ क्या खाया, पर वो अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब टॉर्चर किसने किया? खाते वक्त न बात करें, खाते समय पर शांति से खाएं, न अति द्रुतात्, बहुत तेज नहीं, न अति दीर्घात, न बहुत धीरे धीरे, न बहुत ओवर ईटिंग करें, न बहुत कम खाएं। बताया है कि यदि आप भोजन शांति से कर लें और जब भूख लगे तब भोजन करें, जब प्यास लगे तब पानी पिएं। अब क्या हो रहा है, ऑफिस में बैठे हैं, अब आप लोग और हम लोगों को दोनों की जिंदगी में ये है, लोग हमारे साथ में, हमारे पास में भी खाने का टाइम नहीं है, आपके पास में मीडिया की लाइफ है, इतना कब टाइम कब कुछ पता नहीं। तो हमारी हमारे ज़िंदगी में भी इस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हमको रास्ता निकालना पड़ेगा कि 10 मिनट का समय हम भोजन के लिए रखें। हम क्या करते हैं, जब भूख लग रही होती है पानी पी लेते हैं, बस यहीं से फैट फॉर्म होता है लीवर में। अगर भूख लगने पे पानी पिए तो फैट फॉर्म होता है उससे। बिल्कुल। और जब प्यास लगे तब खाना मत खाओ, तब पानी पियो। जब भूख लगे तब खाना खाओ, पानी मत पियो। 2 भगवान ने अलग चीजें बनाई हैं, भूख और प्यास। खाने में
किस किस टाइम पे कितना गैप होना चाहिए, क्योंकि आपने कहा लिवर पूरे टाइम फंक्शन करता रहता है, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि जंक फूड या कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया भूख लगती है। खाना कब किस वक्त खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए? अध्यशन एक शब्द है अर्चना, ये पक्की बात मानिए कि एक बार खाया हुआ खाना जब जीर्ण हो जाए तभी दोबारा खाना खाना चाहिए। मतलब अभी जो खाना खाया वो पच जाए बिल्कुल, दोबारा जब भूख लगाए, एक दूसरा दूसरा आ जाए, यू फील फ्रेश। तीसरा, आपको लगता है कि बॉडी लाइट हो गई। यदि खाना खाने का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगे बिल्कुल डलनेस, भूख है नहीं, शरीर भारी भारी हो रहा है, बिल्कुल नहीं खाना खाइए। आप बताइए, हम आपके घर आए या कोई आपके घर आए, आप किसी के घर जाएं और वो बिल्कुल डल बैठा हो और वो बिल्कुल उत्साह रहित हो, आपको कैसा लगेगा? मैं अभी आया आपके यहाँ आयोन खबर में, यहाँ पे आयोन भारत में। देखिए, जब मैं आपसे मिला, आपका वो व्यक्तित्व, जब मैं भी आपकी पूरी टीम से मिला, तो एक देयर वॉज ए वन उत्साह, देयर वॉज ए वन फ्रेशनेस। इसे बोलते हैं, आपको मेरे से बात करने की, सब लोगों को, आपकी टीम को भूख थी। ये बहुत सिंपल सी बात है। और आश्चर्य की बात क्या है, भोजन का जो सिद्धांत है वो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत को आप जीवन में लगा दें। जैसे अभी मैंने कहा, हमारी जो चिकित्सा है, आयुर्वेद की चिकित्सा, वो चिकित्सा है डिफेंसिव ऑफेंस, उस जड़ पर जाकर के मारो जहां से मूल से वो रोग आ रहा है। और भोजन की यही कहानी है। जब आपको, मैं एक बात बताता हूं, बहुत इजी प्रैक्टिकल अप्रोच बताता हूं। आपने सुबह नाश्ता किया 8:30 बजे, मैं समझता हूं आप 8:30 पर ही करते होंगे, मैंने अनुमानतः बोला है। अब दोबारा कब खाना है, चाहे अब 3 परिस्थिति बनती है। किसी किसी को भूख 2 घंटे के बाद ही लग जाए साहब, वो क्या, मतलब भूख लग रही है, ला कुछ लोगों को खाना की भूख 3 से 4 घंटे के बाद लगती है। कुछ लोगों को 5 या 6 घंटे के बाद भूख लगती है। वो कहते हैं, भाई मैंने 9 बजे खाया, अब तो मैं 3-4 बजे तक मुझे भूख ही ना लगे। दिस इज मंदाग्नि। इसको एपेटाइट नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है, डाइजेशन का प्रोसेस बहुत बहुत धीरे है। यदि इस व्यक्ति ने भोजन 12 बजे, वही 1 बजे कर लिया, तो यह जहर बनता है, दैट बिकम टॉक्सिन। मतलब अगर आपको भूख नहीं है, आपने 8:30 बजे ब्रेकफास्ट किया, आपको 3 बजे भूख लगती, तो आप 3 बजे खाइए। घड़ी देख के 1:30 बजे खाना मत नहीं, आपका एक बार खाना खाने का टाइम ही है खाने का, बस दूसरा खाने का टाइम भूख तय करेगी आपने। लेकिन 8:30 की प्रोग्रामिंग करना चाहिए। अब मैं जो बात कह रहा था ना अर्चना जी, कि अमीरों की बीमारी ये होती है कि उसको स्ट्रेस में खाना खाता है, स्ट्रेस में ही रहता है, और हर वक्त ये ब्रेन बॉडी से ज्यादा काम कर रहा है। होना क्या चाहिए, बॉडी भी काम करे और ब्रेन भी काम करे, लेकिन उसका बॉडी का तो कोई काम ही नहीं है, बैठा ही हुआ है पूरा दिन, और ब्रेन धड़ 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 चला पड़ा हुआ है। उस हाल में बॉडी के अंदर लीवर काम नहीं करता है, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, मेरा मतलब ये है, और उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स भर जाते हैं। तो उनको ही पंचकर्म करवाना है। राजाओं ने उस जमाने में जब ये देखा कि वो इस तरह की, जो उनका जीवन था, कभी युद्ध तो कभी ऐश आराम, तो उनको बीमारियां आने लगी। तब उन्होंने बड़े बड़े वैद्यों को बुला करके राजाश्रय में आयुर्वेद ग्रंथ की रचना करवाई, चरक संहिता इत्यादि, जहां पर राजाओं के लिए शोधन बताया गया है। मतलब हम दवाएं पिला करके, घी इत्यादि हर्ब्स का पिला के पूरा फ्लश आउट करवा देते हैं, डिटॉक्स कर देते हैं बॉडी को, और इसके लिए 14 दिन लगते हैं। ये करने के बाद में बॉडी एकदम फ्रेश हो जाती है, जैसे नया शरीर। गंदगी निकल जाने के बाद में 14 दिन फिर उसको हम रिहैब में कराते हैं, उसको घर में ही रख करके, वो अपने घर में रहता है। पर 1 महीने की ये जो गिफ्ट है ना, आपने अपने आप को दे दी 1 साल में, तो 11 महीने आपने अपने ऐसे बना लिए कि आप अपनी उम्र को जितनी लेके आए उतनी जवानी में अच्छी तरह से जी लेंगे। अब गरीबों की प्रॉब्लम क्या है, उसके पास में ये कोई बीमारी नहीं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम गरीब को होती ही नहीं है। अब वो बिगड़ा ही कोई हो जाए, वो उस गरीबी की शुभ भाग्य की वैल्यू ना समझे। देखिए, भगवान ने भोजन तो सबको दिया है, हवा कोई चार्ज है, पानी, वो बोतल का चक्कर भले लग जाए आप लोगों का, पर प्रकृति ने तो फ्री दी है, पानी, हवा, धूप सब। यदि कोई भी आदमी थोड़ी मेहनत करे तो इस पेट के लिए, इस जीवन में जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ भजन है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो का अन्न न देंगे। बिल्कुल सही बात है। गोस्वामी जी,
दवाओं का आयुर्वेद में बड़ा महत्व है, लेकिन अब जो दवाएं आ रही हैं आयुर्वेद की वो कैप्सूल में आती हैं, टैबलेट्स में आती हैं, ठीक है। जबकि छटाक में दवाएं जो बनती थी, तो क्या ये दवाएं क्या वाकई असर करती हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति वही एक गोली खाता है। अर्चना जी देखिए, ऐसा होता है कि मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले टेलर हुआ करते थे और वो टेलर के पास आप जाते थे, अपना कपड़ा वो आपके हिसाब से कस्टमाइज्ड बना के देता था। बिजनेसमैन ने दिमाग लगाया, उसकी निगाह पड़ गई इस बिजनेस पर। उसने बोला कि एक काम करो ना, स्मॉल मीडियम लार्ज 3 साइज के बना दो ना। इक्का दुक्का आते हैं डबल हैवी लोड वाले, उनके लिए और बना लेंगे। उन्होंने 3 कैटेगरी में सारे कपड़े बना दिए। अब यदि किसी व्यक्ति की जो वेस्ट है वो 34 थी और कोविड के बाद में 35 हो गई, अब उसे बाजार में 36 की पैंट मिलेगी, 34 की मिलेगी। 36 में वो बेल्ट ऐसे करेगा और 34 में उसको पेट निकल आएगा। तो अब क्या है कि वो जनरलाइज्ड सिस्टम में आया। हमारे यहाँ ये जो कैप्सूल, ये जो कल्चर जो चल रही है दवाइयों की, एंटीबायोटिक के 3 कैटेगरी, पेन किलर के 3 कैटेगरी, उसके एंटीपायरेटिक के 3 कैटेगरी, हाइपरटेंशन बीपी के 3 कैटेगरी, डायबिटीज के 3-4 दवाएं, यही दवाएं होती हैं बस। वो सभी भी दे दी जाती हैं। आयुर्वेद कहता है नहीं, एवरी पेशेंट इज ए कस्टमाइज्ड टेलर्ड अप्रोच। जैसे आपकी थंब की एक एक रेखाएं अलग हैं, प्यूपिल की जो डायग्राम और जो पूरी जो स्ट्रक्चरिंग है वो अलग है, वैसे ही आपके शरीर के अंदर सब कुछ अलग होने से एक ही डायबिटीज के 10 पेशेंट में हमारी 10 की दवाएं अलग है। इसलिए हमारे यहाँ वैद्य जी पुराने जमाने में वो छटाक वाली पुड़िया बना के देते थे। बड़ा मेहनत का काम था, लेकिन इसे दर्जी मार दिए गए ना, टेलरिंग खत्म कर दी गई, क्योंकि इस मॉल कल्चर जब आई, छोटी दुकान खत्म हो गए। अब फिर बैक टू दैट शुरू हो रहा है एआई के बाद में। अब फिर वही होगा, इसीलिए दोबारा आयुर्वेद आ रहा है, क्योंकि आपने जनरलाइज्ड ये गोलियां खा खा करके क्विक फिक्स के बाद में भी कौन सी बड़ी बीमारी ठीक कर ली और बड़ा ही बखेड़ा बना लिया। वो जमाने में जब वो जो छटाक, वो जो पुड़िया बना के डब्बा जी दिया करते थे ना, वो आपके हिसाब से होती थी। कितनी रिचनेस थी कि दवाएं भी बन रही हैं तो आपकी बॉडी के हिसाब से बन रही हैं। कपड़े होते थे तो वो आपकी बॉडी के, आपके शरीर, आपकी नाप के हिसाब से होते थे। भोजन भी होता था ना, तो भाई देखिए आपको ये सूट करता है, आपको ये सूट नहीं करता है, ये वैद्यराज बताया करते थे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मंत्रों, रत्नों के साथ दवाइयाँ जो जिनका हमने भी बात की होती हैं, लेकिन क्या इनमें एलोपैथिक दवाइयाँ असर करती हैं? उनको भी प्रिस्क्राइब किया जाता है या नहीं किया जाता? और मंत्रों और रत्नों का क्या रोल होता है? आपके 2 प्रश्नों का बहुत अच्छी तरह से उत्तर देना है मुझे। पहली बात तो ये है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। वी आर द आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑफ 21st सेंचुरी व्हेन देयर वाज नो एलोपैथी। अब हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है हमको थायराइड हो गई। अब थायराइड आपकी आयुर्वेद की किसी बुक में दी नहीं। वो कहता है हमको बीपी बढ़ गया है, हमको डायबिटीज हो गई है। उसकी जो लैंग्वेज है वो रिपोर्ट लेके आता है, वो रिपोर्ट लैंग्वेज हमारे आयुर्वेद में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक वो जो देखो, दे हैव ए मार्केटिंग सिस्टम, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। उस स्ट्रैटेजी के जाल में आयुर्वेदिक डॉक्टर डायग्नोसिस में भी फंसा हुआ है, ट्रीटमेंट में उसे लगता है क्विक फिक्स के लिए, किसी तरीके से पेशेंट को खुश करने के लिए एलोपैथी दे दी जाए। मैं इसका मतलब जड़ से इसका विरोध करता हूं। क्या एक वैद्य को, जिसका काम ही डिफेंसिव ऑफेंस है, वो वहां पे जाके हम चोट करने वाले लोग हैं, जहां से जड़ से, जहां से रोग आता है, हम तो रोग का समूल नाश करते हैं। हम क्विक फिक्स जैसी छोटी चीज को बस इसलिए कि पेशेंट खुश हो जाएगा, हमें वो काम नहीं करना है साहब। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं और बड़े नंबर में आते हैं। क्यों आते हैं? हमारी जो दवाएं देने का तरीका है वो कस्टमाइज्ड बीमारी को जड़ से इलाज करने का है। यदि कोई भी पेशेंट आता है, हम उस सिम्टम को ठीक नहीं करते, हम उस सिम्टम के पीछे के दोषों को ठीक करते हैं। अच्छा दर्द हो रहा है, वायु बढ़ गई। अच्छा थकान हो रही बिना काम करे ही, अच्छा पित्त बढ़ गया है। अच्छा हर जगह पर बड़ा लेजीनेस हो रही है, अच्छा कफ बढ़ गया है। हम उनको ठीक करने की दवाई देते हैं। तो हमारी वो जो कैप्सूल अप्रोच है वो तो है ही नहीं। हमारी अप्रोच जो है वो थोड़ी सी फूड चेंज, लाइफस्टाइल चेंज और बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियों की हम टीज देते हैं, उनके काढ़े देते हैं। हम बहुत सारी गोलियां के रूप में भी देते हैं, पर दैट इज ओनली 10% टैबलेट कल्चर। रेस्ट वी हैव ए, हमारे जो हर्ब्स हैं उनकी टी कल्चर है, उनको हम टी फॉर्म में देते हैं। अब टी फॉर्म में चाइना कंटिन्यू कर दिया, हमने छोड़ दिया। दूसरी बात आपने की, तो एलोपैथी का हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उनका क्विक फिक्स का काम है, वो भी अच्छी बात है, वो करें।
भाई जिस किसी व्यक्ति को बीमारी को जड़ से हटाना है उसके लिए हम लोग हैं। यदि किसी व्यक्ति को क्विक फिक्स कराना है इमरजेंसी वाला तो एलोपैथी के सिस्टम है, उस पर जाए। वेस्टर्न मेडिसिन पे हमने किसी ने रोका है? हम क्यों करें वो काम? अच्छा, यह है तब जब हमारा अध्ययन कमजोर होगा। यदि आयुर्वेदिक वैद्य का शास्त्र पर अधिकार है एंड इफ इज रियली ऑथेंटिक विद हिज नॉलेज एंड ही हैज, देखिए हमारा काम है बिल्कुल इंटेलिजेंस का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। हम जैसे वो देश के अंदर के चोर को पकड़ता है, हम शरीर के अंदर के चोर को पकड़ते हैं। हम पूरा इंटरोगेशन करते हैं साहब, और लेकिन 2 मिनट में कर लेते हैं, और उस इंटरोगेशन को करने के लिए नाड़ी पकड़ते हैं। जैसे गिटार वाला 3 स्ट्रिंग से सारी दुनिया के गाने निकाल नाड़ी देता से सब पता लग जाता है। सब तो वर्ड नहीं बोलना मतलब चाहिए, काफी चीजें, काफी हद तक आपकी बॉडी के अंदर की क्या क्या कंडीशन है इसको हम जान लेते हैं। एक नाड़ी की गति से पता लगता है। कई हैं इसमें स्टेप्स हैं। अच्छा। ये एक अनुभव का शास्त्र है। इट इज वेरी मच बेस्ड ऑन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोग्रामिंग है। जैसे आप रोज जब गाड़ी चलाते रहते हैं ना तो आपकी गाड़ी उसी तरफ मुड़ती है, तो वैसे ही हमारी प्रोग्रामिंग होती है। हम रोज सालों से नाड़ियां देखते देखते हम वो डिफरेंस पता कर लेते हैं कि इस व्यक्ति के शरीर के अंदर बंदे में क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो नाड़ी। दूसरा ज्योतिष। पुराने जमाने में जितने भी वैद्यराज होते थे वो सब ज्योतिर्वैद्य थे। इससे हम ये पता कर लेते हैं, देखिए आप ब्लड रिपोर्ट से हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी तो देख लोगे, पर उसकी क्वालिटी कैसे पता करोगे? आप उसके पास कितना रुपए है उसकी बैंक में, क्वांटिटी पता कर लोगे, पर ये पैसे में कैसी क्वालिटी है, किसी की मौत का पैसा है या किसी के आंसुओं से आया हुआ पैसा है, ये पता कर पाओगे आप? ये हम बताएंगे। ज्योतिष ये बताता है कि ये धन अच्छा है, सुफल देगा, या ये धन कष्ट देगा। ज्योतिष बताता है कि ये शरीर के अंदर जो भी कुछ है इसके अंदर की क्वालिटी मेजरिंग कैसी है। एक दिया रख लो अपने सामने आप, चलो ज्योतिष को छोड़ दो, मैं सीधी सी बात कहता हूं, दिया रख लो अपने सामने आप। दिए की जो गति है यदि एंटी क्लॉकवाइज होगी, शास्त्र ने कहा है, या क्लॉकवाइज होगी, यदि बहुत तेज हो रही है या एकदम बुझ जाती है, दैट ऑल गिव सिंबोलिज्म फॉर एनर्जी। एक सुनामी जब आई थी अर्चना जी, एक भी कैटल मरा नहीं। दे आर वेल कनेक्टेड विद नेचर। नेचर की आवाज जानते हैं। हम हैं जो इन 4 दीवारियों में कंक्रीट के जंगल में रह के अपना, हम नेचर के पार्ट हैं, पर हमने अपने आप को नेचर से अलग कर दिया। अरे वेस्ट में वो करना पड़ता है, वहां पे -20 डिग्री टेम्परेचर है। हम तो खुले इस नेचर में रहने वाले भारतीय, हमको भाग्य है कि प्रकृति के साथ में रहने का मौका है हमें। इसमें मंत्रों और यंत्रों का क्या रोल होता है? मंत्रों और रत्नों का खास आपने, हाँ, उस समय वो वाला जो आपका प्रश्न है, देखिए मंत्र आपकी बॉडी के अंदर एक वाइब्रेशन क्या नाम है। हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक तरह का एक ऐसा स्थिति है कि जब हम, वी आर लाइक रिसीवर्स। मैं बहुत सीधी सी बात बोलता हूं, इन्फ्लुएंस होते हैं। देखिए आप ये कहें कि इन्फ्लुएंसर है तो इन्फ्लुएंस होने वाले भी बहुत हैं। ये कहें कि वो इन्फ्लुएंसर भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, असंभव है। हमारे अंदर स्वभाव है, आप हम दोनों लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, ये निश्चित मानिए कि हम अपने समाज पर भी प्रभाव डाल रहे हैं, और आपके प्रश्नों का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, मेरे उत्तरों से आपका ज्ञान का प्रभाव आपकी आत्मा तक भी पहुंच रहा है। आप साथ साथ आप ये भी तैयार हैं कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट, कि मैं अपनी जनता को, अपने समाज को मैं क्या क्या दे सकूं आयुष्मान भारत के, लेकिन साथ साथ आप भी चीजों को बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। यह प्रभाव। मंत्र क्या है कि हमारे अंदर 2 चीजें हैं, एक है तंत्र और एक है मंत्र। तंत्र का मतलब होता है, तांत्रिक से डरना नहीं चाहिए। तंत्र का मतलब है शरीर। जो शरीर से आत्मा को जाए वो तंत्र, आत्मा को शक्ति देने का काम है। आप जो खाना खाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे टेस्ट के बाद में वो जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज, पर एक चीज और मिलती है, वो है आत्मा। आत्मा बल बढ़ता है। वैसे ही जब आप मन से आत्मा को जाते हैं, वो है मंत्र। मनत्रायते इति मंत्र, जो आपके माइंड को ताकत दे दे वो है मंत्र। जो इस शरीर को, तनुत्रायते इति तंत्र, जो शरीर को ताकत दे दे वो है तंत्र। अब मंत्र भी 3 तरह के बोले गए हैं। वाचिक, जो वर्बली ओपनली बोले जाते हैं। उपांशु, जो सिर्फ लिप मूवमेंट में बोले जाते हैं, इसको सिर्फ आप ही सुनते हो, ऐसे करके बोलते हैं, देखा होगा आपने। और एक होता है मानसिक, केवल अंदर ही अंदर बोलते हैं। यदि आपको
इंटरनल मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करते हैं मानसिक मंत्र, माइंड को पावर मिलती है। उपांशु जो होता है ना, लिप मूवमेंट के संग में, विच यू ओनली हियर योर ओन मंत्र, और कोई नहीं सुनता है, वो आपकी बॉडी सुनती है, उसको पुष्टिदा। मोक्षदा कौन है? जो मानसिक मंत्र है। मोक्ष देता मतलब आपके मन को ताकत दे देता है। मोक्ष मन का विषय। पुष्टि मिलती है, आप मंत्र अपने शरीर को सुना रहे हो, वो है उपांशु। और जो वाचिक है वो है उच्चाटन होता है। आपके ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी नेगेटिव इफेक्ट किया है, तो जब आप बहुत जोर से मंत्र बोलते हैं तो वो सब चीजें चली जाती हैं। अब आप कहेंगे कोई कुछ करता है, ये बिलीव करा जा सकता है क्या? मैं नहीं बिलीव करता हूं, मैं नहीं बिलीव करता था, लेकिन हमारे और आपके बिलीव करने से क्या होता है? मैं छोटी सी बात कहता हूं, एक प्यारा सा बच्चा हमारे सामने आ जाए और वो मुस्कुरा करके देखे, हमारे उसकी उस मुस्कुराहट का, उसकी उन नेत्रों में उस आनंद का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। तो कोई व्यक्ति बड़ी दुष्टता से हमको देखे तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? होना भी चाहिए। अरे मैं छोटी सी बात कहता हूं, नए शादीशुदा कपल एक दूसरे को बस आंखों में देख करके उनके शरीर, मैं तो डॉक्टर हूं तो मेडिकल सिक्रेशन उनकी बॉडी में हो जाता है। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति घृणा से देखता है तो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन हो जाता है। इस कारण से इफेक्ट है दृष्टि का। तो जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो वो जो एनर्जीज हमारे पास में आती हैं, लोग यदि बहुत नेगेटिव अप्रोच में देखते हैं, ये एक कॉन्शियोनिक्स है। मैं इसको बोलता हूं कॉन्शियोनिक्स, कॉन्शियसनेस की साइंस है। अब जो वेस्टर्न साइंस है वो देखो सीधी सीधी बात है, उसने कहा कि भाई देखो स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं हो रहा है, भाई ऐसा करके इसको फोटोथेरेपी कर दे, इसमें कुछ कर दे, ठीक कर ले। उन्होंने कहा कि भाई वो ऐसा है कि मैं क्या करूं, फैट बहुत ज़्यादा हो गया है। बोले ठीक है, उसमें फैट को लिपोसक्टमी कर दो, निकाल दो इसको। उन्होंने क्या क्या, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। वो तो देखिए जैसे गाड़ी या ये माइक की फिक्सिंग जैसा काम है, भाई उसको ऐसे कर दो वैसे कर दो। लेकिन ये शरीर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, कार मैकेनिक की तरह आप इसको क्विक फिक्स नहीं कर सकते। इसके अंदर एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है। मंत्र उस कॉन्शियसनेस की चिकित्सा है। और रत्न वास्तव में देखा जाए तो रडार है। देखो मैं ये पहना हूं ना, ये तो ये मैं इसलिए नहीं पहना हूं कि मुझे कोई भ्रम है। यह ग्रीन स्टोन मेरे अंदर वाक शक्ति, मेरे अंदर रिसर्च ओरिएंटेशन, लिटरेरी रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को इन्हांस करता है, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई हैव माय फ्रीडम, वी ऑल हैव फ्री टू डू। ये तब हो जाता है अंधविश्वास, मैं बता रहा हूं, जब इसका दुरुपयोग होता है। होता क्या है, रत्न में एक चीज है दैट इज कॉल्ड एज प्रभाव। रत्न, व्हेन यू वेयर एनी स्टोन, देखिए प्यार को आप कैसे मेजर करोगे साइंटिफिक लैंग्वेज में? कोई कहता है मुझे किसी से प्रेम है, आप इसके लिए कोई मशीन ला के बता दीजिए कि साहब आई वांट टू मेजर कि कितना आप डिग्री प्रेम करते हो, कितना मिलीग्राम है, नहीं पता पड़ेगा। वैसे ही हमारे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस को जो शक्ति दे वो है रत्न, क्योंकि ये एक तरह के रडार का काम करते हैं। ये इस कॉस्मिक जो पूरे जो एक कॉस्मिक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो एक, भाई देखिए यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, जो भी कुछ ब्रह्मांड में सब हमारे अंदर है। और ये जो हमारे अंदर है वही तो ब्रह्मांड है। हम सब इसी तो ब्रह्मांड के बुलबुल हैं और इसी में मिल जाएंगे। लेकिन जब हम कोई इसी दुनिया की एक ऐसी चीज, अच्छा रत्न देखते ही मन में एक खुशी होती है ना, वाव आता है ना, हाँ। तो ये सहज है कि वो जो जिसको देख के वाव फीलिंग हो रही है ना, वो आपके पास होना चाहिए। सीधी सी बात है। तो स्वामी जी अभी जो आप बात कर रहे थे उसे लग रहा है कि जो खासतौर पे आयुर्वेद होता है, जो आयुर्वेद में चीजें होती हैं, जो वैद होते हैं आयुर्वेदिक, वो तांत्रिक भी होते हैं, वो ज्योतिष भी होते हैं, मांत्रिक, तांत्रिक भी, ज्योतिष। तांत्रिक का मतलब ही है आयुर्वेद, है ना। और तंत्र को चलाने वाला। अगर इसमें तंत्र नहीं है तो ज्योतिष आयुर्वेद शायद असरकारक नहीं होता है। ये मैं आपकी बात समझ पाई। तांत्रिक से मैं थोड़ा विषय क्लियर कर दूं, सिस्टम वाला मतलब है आपका। हाँ, ये लोग बड़े डरा दिए गए हैं। हाँ। जैसे वो एक वर्ड है श्रद्धांजलि। अब इतना बढ़िया शब्द है, श्रद्धा की अंजलि। श्रद्धा से मेरी अंजलि में श्रद्धा है आपके लिए। अब वो जुड़ गया है
डेथ से, कि वह श्रद्धांजलि दी जाए। अब वो तांत्रिक शब्द जुड़ गया है, कोई खतरनाक, कोई विचक्राफ्ट करने वाला, कोई गलत कुछ करने वाला। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तंत्र का मतलब होता है फिजिकल बॉडी, जो इस फिजिकल बॉडी को हील करे, वो सब तांत्रिक है। तो एलोपैथिक डॉक्टर भी तांत्रिक हैं। तो जितने भी लोग फिजिकल हीलर्स हैं वो सब तांत्रिक हैं। पर जो माइंड को ठीक करता है वो मांत्रिक है। जो कॉस्मिक लेवल से बॉडी को कनेक्ट करता है, जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को, आपकी कॉन्शियसनेस जगत चेतना को आपकी चेतना से जोड़ दे, वह ज्योतिषी। तन्मय जी, जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, क्या उसको भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लाभ होता है? आप प्रश्न कुंडली होती है एक, इसी क्षण की जन्मपत्र बनाइए। आज जिस समय हम लोग आज इस समय पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इस समय की आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो आप इससे अंदाज कर लेंगे कि यह कार्य से कितना जगत को, कितना रिसीविंग एंड में हम लोग की जो एनर्जी जो काम कर रही है इस समय पर, इस पर भी इस क्षण की जो कॉस्मिक चेतना है उसका इन्फ्लुएंस है। क्योंकि हम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। आज सन यदि नहीं है, सूर्य नहीं है, तो -200 डिग्री टेम्परेचर होगा, यहां सब जम चुका होगा। तो जो प्रभाव है, तो उस क्षण सूर्य का प्रभाव कैसा, चंद्र का प्रभाव कैसा, मंगल का प्रभाव कैसा, उतना काफी है। आज का हम लोग 2 हॉरोस्कोप देखते हैं। एक, द पर्सन व्हेन द पेशेंट कम टू मी, आई मेक द हॉरोस्कोप ऑफ दैट मोमेंट। और दूसरा, इफ द पर्सन हैज हॉरोस्कोप ऑफ द बर्थ टाइम, जन्म के समय का यदि मिल जाए तो फिर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। इसलिए यदि वो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बस ये है कि हम जिस समय पर अपना काम कर रहे होते हैं उस समय पर कॉस्मिक डिजाइन की मैसेजिंग क्या है उसको भी डिकोड करते हैं। आज के समय में तन्मय जी, जब लोग इतने व्यस्त, हर व्यक्ति से आप पूछिए कि अगर टाइम नहीं है, और 1-1 घंटा रील चलाने का टाइम मिल जाता है सबको, है ना? तो इसलिए जब ये लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप ये तय करते हो कि कहाँ आपको टाइम लगाना है, प्रायोरिटीज तय होती है आपकी, वो चीज़ है। तो हम अगर लोगों को कुछ टिप्स देना चाहें, खाने के टिप्स, सोने के टिप्स, जिससे शरीर स्वस्थ रहे, और एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसके ऐसे टिप्स जो लोग अपने जीवन में फॉलो कर पाए डेली लाइफ में। क्या बात है। आप स्पीड राउंड कर दीजिए, हम एक राउंड हम आपको बताते चले जाएंगे क्या क्या करते जाएं। आजकल वो चलता है ना, क्या आपका स्पीड राउंड आता है। आप भोजन पे पूछिए, हम भोजन पे बता देंगे, निद्रा पे तो निद्रा पे, जिस पे पूछिए आप पूछते चले, हम बताते जाएंगे। सुबह सबसे पहले कब उठना चाहिए? वाह, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय, सबसे पहले उठना चाहिए रात का अंतिम पड़ाव, दिन निकलने से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले उठे। आपकी बॉडी इतनी फ्रेश रहेगी, 3-4 दिन दिक्कत आएगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा नींद आने का टाइम है। लेकिन उसी टाइम पे यदि आपने नींद को जीत लिया, देखिए जब आप सो के उठते हैं तो उस समय पर आपको ड्रीम्स आ रहे होते हैं, और ड्रीम्स के टाइम पर आपका माइंड जग चुका है, आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस में होती है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पैरालाइज्ड हैं आप। क्योंकि यदि आप कल्पना करें, यदि कोई व्यक्ति बहुत भयंकर वाला ड्रीम देख रहा है जहां पर वो युद्ध हो रहा है, तो वो लेटे लेटे अगल बगल वालों को तो पिटाई कर देगा। क्योंकि हमारा मन ही तो हमारे हाथ पैरों को चलवाता है। तो उस समय पर चूंकि हम नींद में हैं, तो हमारी बॉडी ही पूरी तरीके से पैरालिसिस में होती है, और पैरालिसिस की बॉडी में धीरे धीरे ही ये बाहर आती है, उस फिजियोलॉजिकल पैरालिसिस। इट्स नॉट पैथोलॉजिकल, ये बीमारी वाली नहीं है। धीरे 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 आप जागृत अवस्था में आते हैं, और ये काम सूर्योदय के पहले ही हो जाना चाहिए। और उठ के सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले उठने के बाद में भगवान का नाम लें, कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति, जो भी आपका संप्रदाय जिसका वो उस हिसाब से लें। लेकिन मैं अपना जो संप्रदाय में हूं तो मैं वो बता रहा हूं। मैं ये कहता हूं जो जो संप्रदाय में वो करे, पर मुझे अपने संप्रदाय के बारे में कहने का पूर्ण स्वतंत्रता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में सबसे पहले जाकर के वो पाणिपाद प्रक्षालनम, हाथ पैर को पहले धो ले, उससे बॉडी के अंदर एक स्टिमुलेशन मिलता है। फिर ऊषा पान, पानी पिए। ऊषा का मतलब है सुबह, पान माने पीना। अष्टौ प्रसृति जलान पिबेत, कितना पानी पीना है? 8। प्रसृति का मतलब है अंजलि। अंजलि को, क्या बात है, आपको प्रसृति पता है? वाह। प्रसृति का मतलब होता है अंजलि। तो ये एक अंजलि में जितना पानी आता है, ऐसी 8 अंजलि होनी चाहिए अर्चना जी। तो अंजलि से ही पीना है, ग्लास में पी सकते हैं? पुराने जमाने में तो ऐसे ही पीते थे, पर ये प्रमाण है, दिस इज अ मेजरिंग अप्रोच। अब मैंने ये पहले दिन देखा कि मेरी एक अंजलि में एग्जैक्ट 60 ml पानी आता है, तो 68
करीब करीब 480 ml, मुझे तो बिल्कुल आधा लीटर पानी मिल गया मेरी अंजलि के हिसाब से। अब आप अपनी अंजलि के हिसाब से देख लो कितना पानी आता है। तो मैं तो रोज जो हूँ वो कॉफी वाला बड़ा वाला ग्लास होता है, वैसे 2 ग्लास पी के आधा बचता है वो भी पी लेता हूँ, आधा और 2.5 ग्लास पीता हूँ, और उसके बाद थोड़ा वॉक करता हूँ। उसके बाद हो सके तो ये बिफोर मूत्र विसर्जन भी, यूरिन जाने के पहले ही कर लें। बट यदि अर्ज आ गई है यूरिन की तो पहले यूरिन आप पास आउट करें, फिर आकर के पानी पिए, और पानी ब्रश करने के पहले पीना गुनगुना चाहिए। पानी या नॉर्मल? गुनगुना पानी हो तो अच्छा है जहां तक हो सके, लेकिन ये ब्रश करने के पहले ही पी लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सलाइवा है उसके अंदर बहुत बड़ी बैक्टीरियल साइडल प्रॉपर्टी है, वो सब अंदर जाती है। और उसके बाद में आप थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, बॉडी फ्लश आउट हो जाएगी। फ्लश आउट होने के बाद में अब आप शांति से अपने कपड़े बदल लें, लेकिन रात के कपड़े नहीं पहने, अभी नहाए नहीं, वेट करें आराम से। अब थोड़े कपड़े बदल लें और एक्सरसाइज करें। अब व्यायाम करें, या तो वॉक करें या व्यायाम करें। साहब ये शरीर चलने फिरने के लिए बनाया गया है। मैंने कहा ना, यदि पैसा आ जाए तो समझ लो उस आदमी की जिंदगी में बर्बादी शुरू हो गई, क्योंकि वो काम ही नहीं करता। एक तो अकेला रहेगा, मोबाइल पे रहता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, और शरीर के कुछ भी काम नहीं। और आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल। मैं तो लोगों से विनती करता हूँ, मोबाइल की यदि हैबिट न छोड़ पाओ तो उसके ऊपर भगवान का या अपने गुरु का चित्र लगा लो, जिससे कम से कम आप वो तो देख लोगे। कभी मत जाइए सुबह सुबह उसके अंदर, पूरा दिन पड़ा हुआ है। सुबह उठ करके फ्रेश होकर के पानी पी करके अष्टांजलि, मतलब आधा लीटर करीब, और उसके बाद में आप फ्लश आउट होने के बाद में अब बैठ करके ठाकुर जी का ध्यान करिए। मैं करता हूं गजेंद्र मोक्ष का ध्यान, कि गज जैसा इतना ताकतवर, उसको भी जब मगरमच्छ ने पानी में पकड़ लिया, पानी में आप कितने भी ताकतवर हों, कहीं ना कहीं जिंदगी की ऐसे मुकाम होते हैं जहां पर आपके पास में कुछ भी करने का समाधान नहीं, जवाब नहीं है। हर किसी व्यक्ति के पास में एक ऐसा चैलेंज पक्का आता ही आता है। तो उस समय पर वो गजेंद्र को वही चैलेंज आया था, तो उसने उस समय पर सरेंडर किया, और गरुड़ पर बैठ करके भगवान ने अपने चक्र से उस मगरमच्छ का नाश किया और गजेंद्र को मुक्त किया। यह एक्चुअली में बहुत बढ़िया एक मेडिटेशन है, कि हाउ इन द क्राइसिस यू गेट सुप्रीम सपोर्ट, यू गेट सपोर्ट फ्रॉम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का सपोर्ट मिला, और यह आपको एक आत्मविश्वास देता है, डर को भगाता है। कि जैसे उस गजेंद्र ताकतवर था, पर उसको भी पानी के अंदर मगरमच्छ से ताकतवर नहीं हो पाया। 100 साल तक युद्ध किया है उसने, एक दिन तो हारा, एक दिन तो टूटा, लेकिन जब भी मैं टूटूं तो नारायण आप मेरे साथ रहना। ये भाव बोलने के 5 मिनट, मैंने कहा ना सुबह आपसे, आपने पूछा था, मैंने कहा ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना है, हमको फैनेटिक नहीं बनना है। हम नहीं कहते हैं कि भगवान हमारा कुछ कर दे, ये कर दे, मांगना ही नहीं है। अरे क्या करना मांग करके, क्या करना, कोई भगवान होगा तो होगा। हमको अपने अंदर की आत्मशक्ति को बढ़ाना है, भक्ति का प्रेम और ज्ञान, कि हम यहां पर कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जाएंगे नहीं। अब आप देखिए फ्रेश हो गए, अब आप चेतना भी जग गई, शरीर शुद्ध हो गया। अब आप एक्सरसाइज भी कर लिए, पसीने से आपने गंदगी निकाल ली, मल मूत्र और स्वेद तीनों से गंदगी निकाल दीजिए। अब आपने बैठे, क्योंकि आपको बैठना भी है ना, अब मोबाइल नहीं पकड़ना है, अभी तक आराम से बैठो 1 ही घंटा। ये सब काम होने में 15 मिनट लगता है। देखिए आप उठे, उठते ही आपने भगवान का नाम लिया, मिनट हुआ 1, सीधा उतरे। आपको यदि यूरिन जाना है तो यूरिन जाएंगे, नहीं तो आप पानी पिएंगे 5 मिनट। इसके बाद में आप आएंगे और अब आप सीधा मलमूत्र विसर्जन करेंगे, ब्रश करेंगे, पहले मुख शोधन करेंगे, शुद्धि है, मुंह की शुद्धि, नाक की शुद्धि, शरीर की शुद्धि करेंगे। अब आप हो सके तो घ्राणम जल पिबेत भी कहा गया है, नाक से भी जल पीना चाहिए। यह मतलब नाक से पानी, कोई नेति हो तो वो नेति पॉट मिल जाए। वैसे मैं तो बहुत सीधा मामला है, मैं बहुत आई बिलीव कि चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर, गैजेट्स पर डिपेंड होते हैं, उतना वीक हो जाते हैं। हस्तः प्रधानतमम यंत्रम, ये सबसे बड़ा यंत्र है। पानी इसमें मैं लेता हूँ वही उसी समय पर, और एक नाक से डाला, एक से निकाला, फिर इससे लिया, इससे निकाला, साइनस क्लीन। अब आप आराम से एक्सरसाइज करिए, अब आप ध्यान करिए, और इसके बाद में गुरु ध्यान करने के बाद में गजेंद्र मोक्ष का ध्यान करना चाहिए। अब आप आराम से स्नान करें। लेकिन स्नान क्यों करते हैं अर्चना जी? नहाने का उद्देश्य क्या? शारीरिक सफाई, स्वच्छता, हाँ, शुद्धि। हाँ। तो दोनों की करो ना, मन की भी करो, शरीर की भी करो।
शरीर की सफाई तो हमने कर ली, बढ़िया बढ़िया डव सोप लगा लिया। अच्छा, वो कितना भी बड़े बड़े आप सोप लगा लो, 10 मिनट से ज्यादा देर तक उसकी खुशबू नहीं रहती। और वही यदि आप पुराने जमाने में रानियां वगैरह आयुर्वेद के बड़े बढ़िया बढ़िया वो होते थे, आंवले वगैरह के पाउडर, उनको लगाया करते थे। आमलकी के पाउडर को पानी में मिला के पेस्ट बना के आप लगा के आप नहा लीजिए, देखिए आपके पसीने में 3 घंटे तक जरा भी स्मेल आ जाए, आप जो कहे वो हम कह देंगे। एक दिन नहीं, यदि आप 30 दिन तक प्रतिदिन आंवले के पेस्ट को लगा के, सूखे आंवले के पाउडर को पानी में मिला के लेप लगा लें। मैं बहुत ऐसे तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में हैं, पर मैं कोई एग्जाम्पल दिया अभी, बात बात में आ गई बात। ठीक है। लोगों को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से विनती करता हूं, आमलकी का प्रयोग करें। अब सवाल ये आ जाता है, अब आप नहा लिए, अब नहाने के बाद में जब आपने शरीर को पूरा पोंछ लिया, अब बैठ करके सुंदर कमल नेत्र पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सब बाह्य आभ्यंतर शुचि। अब मन में उस सुंदर पुंडरीकाक्ष, ये सब साइकोथेरेपी है, मेडिटेशनल साइकोथेरेपी इतनी जबरदस्त करी गई है, और दुर्भाग्य से इसका विरोध करते हैं लोग, इसको फेनेटिक बोलते हैं, इसे कम्युनल कोई कह सकता है क्या? एक सुंदर कमल नयन की कल्पना, और वो मेरे हृदय में वास करें, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का पर्सोनिफिकेशन करके हमने उसको अपने हृदय में बैठाया, इससे हमने अपने हृदय को क्लीन किया। अब आपने फिजिकल क्लींजिंग कर दी, इंटरनल मेंटल क्लींजिंग कर दी, हार्ट क्लींज कर लिया, अब आप कपड़े पहनिए। आज आयुर्वेद कहता है, आपको अच्छी बात है, आपको हनुमान जी के कपड़े कैसे होंगे? लाल रंग के। लाल रंग के ना, लेकिन सबसे बड़ी बात है हनुमान चालीसा की एक लाइन जो लोग नहीं सुनते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा। हनुमान जी सुवेश हैं। इतने बढ़िया कपड़े पहनने चाहिए नजाकत से। अरे हमारे यहाँ कपड़ों की तो वैल्यू सिल्क भारत की है, ये अब सिखाएंगे कॉटन, हम ये पॉलिस्टर वॉलिस्टर क्या है, वो आर्टिफिशियल कपड़े बनाते हैं। हमारे यहाँ तो लिनन, हमारे यहाँ तो सूती कपड़े, अरे वो पश्मीना, वो सब चीजें आज से नहीं है, हजारों सालों से, जब से सभ्यता चली आई है। जब इन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी, तब हमारे यहाँ से कपड़ों की कल्पना है। तो अच्छे सुवेश पहनना चाहिए, और सुगंधी, देखिए सुगंधी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि शरीर में गंदगी नहीं है तो शरीर में कभी बदबू नहीं आएगी। बदबू आ रही है, इसका मतलब है आम हो गया, टॉक्सिन आ गया है, बैक्टीरिया भी आने वाला है, सड़ रहा है कुछ ना कुछ। लंघनम परम औषधम, फास्टिंग कर दो। हमारे यहाँ हर हफ्ते एक फास्टिंग कही गई है। पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फास्टिंग वाले पे आएंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, उसके बाद आप काम पे चले गए। अब ब्रेकफास्ट करने नहीं, अभी आप पहले तो कपड़े वपड़े पहन लिए, अभी नहीं ब्रेकफास्ट। अब आप पहले 2 मिनट बैठे, भूख लगाई है, अब क्या करेंगे? अब भूख बनने दें, और भूख बनने के बाद में अब इत्मीनान से यज्ञ की तरह से खाएं, बहुत धीरे धीरे, इतना भी धीरे धीरे नहीं कि टीवी चला करके खा रहे हैं। मैं कहता हूं सब लोग देखें डिजिटल, आपके मोबाइल में सब कुछ देखते रहो बैठ के, खाते समय पर हो सके तो बंद कर दो। और खाना आहरण और निर्हरण ये अकेले में ही होना चाहिए, ये अपनों के साथ में ही हो, भोजन का कार्य विशेषता, निर्हरण नहीं। तो भोजन जब करें तो अपने बैठे, माँ हो, पिता हो, गुरु हो, या जिसने खाना बनाया हो, या हंस हो। कभी भी जो घर में जो कैट और डॉग को जो रखने की जो कल्पना है ना, ये बड़ी खतरनाक है। आचार्य कहते हैं ये अशुभ है, भोजन के समय पर तो कम से कम न लाएं उनको। अब आप जब खाना खाएं तो बड़ी तसल्ली से, इत्मीनान से खाएं, कोई जल्दी नहीं है। भड़बड़ न करें कि अब वो ऑफिस में जो होगा वो होगा, हुई है वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावे शाखा। आराम से खाइए, ये भी नहीं कि बहुत दीर्घकाल भी नहीं है। खाने के बाद में अब मैं तो वैसे प्रेफर करता हूं कि हमारे जो वस्त्र हैं वो कम से कम होने चाहिए भोजन करते समय। फिर अपने बढ़िया जो आपके सुगंधी वाले जो वस्त्र इत्यादि आप पहने, या पहले पहन ले जैसी आपकी चाहिए, तो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल। अब बैठ करके सुबह अब पूरे दिन का प्लानिंग करिए। जाने से पहले, युद्ध पर जाने के पहले राजा बैठ के 2 मिनट का ध्यान करता है कि मैं सब कुछ ठीक है ना, मैंने सब कुछ ले लिया ना, मैं जीतूंगा।
आज का दिन मैं अपनी जिंदगी की इस किताब में हर दिन जो एक पन्ना है उसको बेहतरीन लिखूंगा। अब ठीक है, प्लानिंग हो गई है। अब प्लानिंग कर ली आपने। अब आप जाएंगे तो कुछ 10 रूल्स हैं सोशल साइकोलॉजी के, आयुर्वेद के। बीपी नहीं बढ़ेगा, आपको एसिडिटी नहीं आएगी काम के समय में। हेताव ईर्ष्यु न फलेषु च, ईर्ष्या कभी भी किसी के फल से ना करें। उसको प्रमोशन मिल रहा है, उसको सक्सेस मिल रही है, हेतु से ईर्ष्या करें। उस मुकाम तक पहुंचने के लिए इस व्यक्ति ने क्या हेतु किया, फल से नहीं मतलब है। उसे गाड़ी आ गई, प्रमोशन हो गया, अब जीत गया। और जो भी काम करें वो सिर्फ इसलिए करें कि यत् कर जानामि धर्मम, बड़ी अच्छी लाइन है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं धर्म क्या है, राइट क्या है, पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं हो रही है महाराज। जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं गलत क्या है, अधर्म क्या है, पर मैं उससे निवृत्त नहीं हो पा रहा हूं। बार बार मुझे वो खींचता है, आई एम गेटिंग अटैच्ड, और मैं रो रहा हूं, मैं तड़प रहा हूं, फिर भी वो हो रहा है। ऐसे हाल में त्वया हृदयस्थेन ऋषिकेश, ऋषिकेश आप मेरे हृदय में आके स्थान ले लो। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जिस चीज में तुम नियुक्त कर दोगे मैं वो कर दूंगा या कर दूंगी। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि राखे, जो मुझे दे दिया मैं बेहतरीन खेलूंगा, चाहे वानखड़े में, चाहे ग्रीन पार्क में, कहीं भी खिलवा लो, हम तो अपना अच्छा गेम खेलेंगे। चाहे आप आयोन भारत में हो, चाहे आप किसी भी चैनल में हो, आप तो गेम खेल रही हैं। तो स्वामी जी, इसके बाद हमने लंच की बात कर ली थी कि अब आप हम डिनर देखिए, कब करना चाहिए। ये वर्किंग प्रोग्रामिंग, कर्ता भाव को हटा करके अब आता है सायंकाल की चर्या बताइए आयुर्वेद में, इवनिंग कैसे करी जाए। घर में आने के बाद में 90% लोगों की इवनिंग की मैं आपको बता देता हूँ। सुबह वो ये कुछ नहीं करता है, सुबह उठा, वो अखबार देखा, अब तो अखबार भी खत्म हो गया, अब तो मोबाइल में रहता है, रील में। फिर गया, कुछ चाय वाय पी, कॉफ़ी वॉफ़ी पी, तब वो पेट में गर्मी वर्मी बनी। दो तीन बार जाना पड़ता है आजकल लोगों को। मेरे पास पेशेंट बताते हैं, डॉक्टर साहब एक बार में पेट साफ होता ही नहीं है। शाम को क्या करना चाहिए? अब वो जब शाम को जब वो आता है तो आजकल क्या कर रहा है, पहले वो बताओ आप। टीवी देखा, और ऑन किया, 60 या 90 ml वो आजकल दिल्ली में तो ये पूर्ण प्रचलन चल रहा है। सत्य पर बात करनी चाहिए जो आजकल चल रहा है। हाँ। सायंकाल सबसे पहले आकर के संध्या के समय पर न खाएं। संध्या मतलब होता है जब दिन और रात मिल रहे हो, ठीक है। न कुछ खाएं, न रोमांस करें, भाव कुछ भी रखें, शरीर के अंदर से कोई भी चीज बाहर न जाए, अंदर ना आए, बस ये बात है। आप जब डे और नाइट के कंजंक्शन हो रहा है, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग, यू कैन नॉट गिव एनीथिंग फ्रॉम द बॉडी। अब क्या करें, बस इसी समय पर संध्या वंदन करें। सूर्य से, कॉस्मोस से जोड़ने का वो टाइम है। अपनी चेतना को जगत चेतना से जोड़ें, और उसके बाद में स्नान तो कर ही चुके हैं आप, करें फिर ये संध्या करें। अब आता है आपका रात्रिचर्या। ये बहुत रोमांटिक है हमारे आयुर्वेद में। ये कहा गया है दिस इज अ टाइम ऑफ मून। अब आप चंद्र नमस्कार करें, सुबह सूर्य नमस्कार करें, शाम को चंद्र नमस्कार करें। और चंद्र नमस्कार करने के बाद में यू हैव टू बी इन द स्टेज ऑफ लव, भक्ति। सुबह ज्ञान का समय है, ध्यान का समय है, और शाम को, दिन में रण का समय है और शाम को भक्ति और प्रेम का समय है। प्रीति योग में डूबने का समय है। प्रीति योग क्या? आपने ज्ञान योग सुना है, आपने भक्ति योग सुना है, राजयोग सुना है, सब योग सुने, भगवद गीता में सब दिए हैं। प्रीति योग का शास्त्रोक्त उदाहरण मैं आपको आज बता रहा हूं। काम सूत्र वात्स्यायन लिख के गए हैं प्रीति योग। इतना बड़ा दुर्भाग्य है, इतनी अद्भुत पुस्तक का ऐसा विनाश किया है विदेशियों ने। वो एक चैप्टर को लेकर के उसके अंदर वो चित्रांकन करके हमारे समाज को इतने बड़े ज्ञान से वंचित करके आज समाज को छिन्न भिन्न कर दिया, क्योंकि वो एकमात्र बुक है जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट और रिलेशनशिप मोरल्स, रिलेशनशिप एथिक्स को सिखाती है। उस पुस्तक में चौथे प्रकरण में प्रीति योग का वर्णन है, जो हमारे आचार्य सायंकाल के लिए कहते हैं। न अति अनुलोम्येत न च प्रतिलोम्यत
अपने जीवन में इस समय पर अपने प्रियजनों के साथ में, अब यदि कोई व्यक्ति मैरिड है तो वो अपनी वाइफ के साथ में, इफ दोज हु आर नॉट मैरिड बट इफ दे आर इन देयर लव रिलेशनशिप तो वो अपनी प्रेमिका या प्रेमी के साथ में, जो नहीं है वो अपने माता पिता के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, बच्चों के साथ में। भाई प्रेम तो बंध है जो हम मनुष्यों के बीच में एक से एक को होता है। यह वो समय है। और इस समय पे लोग क्या कर रहे होते हैं पता है? मोबाइल पे लेके ऐसे अकेले पड़े हुए हैं जैसे पता नहीं दिन भर का संकट अब यही झेल रहे हैं। क्या मूड खराब है, आज ऑफिस में बड़ा गड़बड़ हो गया। अरे ऑफिस में हुआ वो कल फिर होगा, रोज की कहानी है। शाम को स्नान के बाद में, संध्या वंदन के बाद में आपने कट कर दिया। अब आप प्रीति योग में हैं। न ज्यादा अनुलोम होंगे अपनों से, न ज्यादा प्रतिलोम होंगे। बात समझे? बहुत करीब नहीं जाएंगे और बहुत दूर नहीं जाएंगे। प्रीति वर्धनम, प्रीति जननम, और अब एक दूसरे के हृदय में प्रेम का प्रादुर्भूत करेंगे, उसको उत्पत्ति करेंगे। और मान वर्धनम, और एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाएंगे। अब क्या होता है, घर आते हैं, उससे पहले पत्नी को जोर से बोलता है, वो गुस्सा करके बोलती है मान वर्धन छोड़ दीजिए, तो मान का पूरी तरीके से दुरुपयोग कर दिया जाता है। इस समय पर एक दूसरे का मान वर्धन करते हैं और इस समय पर एक दूसरे को प्रीति जनन किया जाता है। वो कैसे? भाव से। श्रद्धा और सम्मान हमारे घर में इक्वल समय समाज है हमारा, स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को देते हैं। और वेत्ति, विश्वास वेत्ति, एंड देयर इज एब्सोल्यूट ट्रस्ट। मन ही नहीं करता है कि मोबाइल में बात करें, मन ही नहीं करता है। अब जो करेंगे वो साथ साथ करेंगे। सायंकाल का वो समय है, राजाओं के लिए ये नहीं था। राजा लोग रानी के साथ में बैठ के वहाँ पर नृत्य इत्यादि, गायन इत्यादि होते थे। कल्चरल प्रोग्राम्स या सोशल प्रोग्राम्स का समय बताया गया है। बट या तो आप सोशल प्रोग्रामिंग में होंगे, यदि आप घर पे हैं तो फिर देन यू आर इन प्रीति जननम। इसके बाद में सोना है। कितने, मतलब सोने का समय क्या होता है, कितने बजे सोना चाहिए? क्या बात है, हमारे यहाँ कफ काल में सोने को आयुर्वेद में कहा गया है। जैसे सुबह उठते ही कफ काल होता है, नींद आती है, वैसे ही रात में सोते समय भी एक कफ काल होता है। वो कभी मिस नहीं होना चाहिए, और वो होता है करीब करीब 10 से 11 के बीच में। कितना भी आप कहें बिजी रहने वाले हैं, मेरी ये विनती है, जहां चाह वहां रहा। जिसे अभी आप कह रही थी, लोग रीजनिंग देते हैं, यदि वास्तव में चाहें तो हर चीज की टाइमिंग बना सकते हैं और टाइम निकाल सकते हैं। तो रात में जल्दी सोना चाहिए। जल्दी सोना। कितने घंटे सोना चाहिए? हाँ, पहले 2 घंटे तो सपने वाले घंटे होते हैं, स्वप्न लोक के। फिर 4 घंटे जो होते हैं वो होते हैं तुरीय अवस्था, वो डीप नींद के होते हैं। वहीं पर सारा रिजुविनेशन होना है। 6 घंटे हो गए। अब ये जो 2 घंटे सुबह वाले हैं ना, इसमें 1 घंटा काट देते हैं, कट 7 घंटे की नींद। 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त में करीब 5 बजे। अच्छा, क्या अलार्म से नहीं उठना चाहिए? अलार्म तो देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक है आपके अंदर अर्चना जी, हमारे अंदर ही बायोलॉजिकल क्लॉक है। लेकिन आपको हाँ नहीं खुलेगी, लेकिन यदि आपको अभी एयरपोर्ट पे जाना है तो भी नहीं खुलेगी। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ, ऐसे भी दिन आएंगे जब नहीं खुलेगी, और ऐसे भी दिन होंगे जब आपको पता पड़ जाता है। अभी आपको प्रधानमंत्री जी कल सुबह या मान लीजिए परसों आपको बुलाने वाले हैं, और कुछ लोग उनकी नींद उड़ जाए, वो अलग बात है। मालिक मुझे इतनी रोशनी न देना कि मैं अपने आप को न देख सकूं, वो अलग बात है। लेकिन जनरली ये है कि यदि आप अलर्ट, आपको उस चीज की चाह है जाने का, मुझे बहुत, तो पट से नींद खुल जाती है। क्योंकि आपके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपकी आत्मा के अंदर वो एक सजगता है। यदि आपके नर्वस सिस्टम के अंदर हार्मोन्स बैलेंस में हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक काम कर रही है। यदि आप नहीं उठ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि गलती आपकी नहीं है, वो घड़ी गड़बड़ा गई है, उसकी बैटरी ठीक करनी है। उसके लिए हम लोग हैं। तन्मय गोस्वामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को डेली रूटीन में काम आएंगी, और साथ ही साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है ये भी लोगों को समझ में आए, किस तरह से इसके ज़रिए अपने आप को, सिर्फ बीमारी उस वक्त नहीं, अंदर से क्या, उसका कारण क्या है, उसका निदान भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत
बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों से गुजारिश है इस कंटेंट को देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस कंटेंट की लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।